स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए क्लास के अंदर। और आज का जो हम लोग का क्लास चलने वाला है वो हरियाणा ग्रुप डी के लिए क्लास चलने वाला है। तो अगर आपका भी पेपर आने वाले दिनों में है तो आज की इस क्लास के अंदर जितना भी मैंने क्वेश्चन लेके आया हूँ वो सारा ऐसा प्रश्न है, सारा ही प्रश्न आपके नए पैटर्न पे आधारित है और चांस है कि यहाँ से आपके एग्जाम में सवाल पूछा जाएगा। तो चाहते हो कि इस बार एक सीट को पक्की करना, तो बस मैं जितना प्रश्न बता रहा हूँ वो सारे ही प्रश्न को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, क्योंकि एक एक प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए चलते हैं क्लास की ओर। सबसे पहला हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे। पहला ही सवाल काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सवाल को याद रखना है कि हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री कौन बने थे, और जिस क्वेश्चन का आंसर याद रहेगा आप लोग उसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भगवत दयाल शर्मा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। यहाँ से सवाल याद रखिएगा, हरियाणा दिवस कब मनाया जाता है। तो याद रखना है कि हरियाणा दिवस मनाया जाता है 1 नवंबर को। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। चलिए दूसरा प्रश्न याद रखिएगा कि हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे। ये तो हमारे प्रथम हो गए। अगर पूछा जाए सवाल कि हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री कौन थे तो आप लोग को बताना है कि राव बीरेंद्र सिंह हमारा हो जाएंगे हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री। इसको भी ध्यान रखिएगा। चलिए दूसरा हमारा प्रश्न है, दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। बताना है कि दमदमा झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, करनाल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, हरियाणा के प्रथम राज्यपाल कौन थे। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि हरियाणा के राज्यपाल कौन थे। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा के राज्यपाल हो जाएंगे धर्मवीरा। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। और इस पेपर के अंदर मैंने सभी सब्जेक्ट से क्वेश्चन उठाया है, तो प्लीज़ आप लोग क्लास को पूरा देखिएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि हरियाणा का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो हरियाणा का साहित्य सम्मान हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, सूर सम्मान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सवाल को याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा यहाँ से सवाल पूछा जा सकता है कि कबीर सम्मान की स्थापना कब हुई थी। तो आप लोग को याद रखना है कि कबीर सम्मान की जो स्थापना हुई थी वो 1986 में हुई थी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कि हरियाणा केसरी के नाम से किसे जाना जाता है। तो आपको याद रखना है कि जाना जाता है पंडित नेकीराम शर्मा को, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, प्रसिद्ध तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। बताना है कि प्रसिद्ध तिलियार झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये जो तिलियार झील है वो रोहतक जिले में स्थित है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ये भी सवाल याद रखिएगा कि सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा गुरुग्राम में स्थित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि हरियाणा के किस जिले में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था स्थित है। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, करनाल। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कालसेर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। सवाल को याद रखना है कि कालसेर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा यमुनानगर। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, हरियाणा में चौधरी चरण सिंह हरियाणी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। सवाल कह रहा है कि हरियाणा में चौधरी चरण हरियाणी कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है करनाल, हिसार, रोहतक या फिर भिवानी। तो आपको याद रखना है कि इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हिसार हो जाएगा। अगर स्थापना पूछ ली जाए कि कब स्थापना हुआ था तो आपको याद रखना है कि 1970 में हुआ था। चलिए
अगला नंबर हमारा प्रश्न है, गुजरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है। सवाल काफ़ी बार रिपीट हो चुका है कि गुजरी महल हरियाणा के किस शहर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि गुजरी महल जो है वो हरियाणा के कौन से शहर में है, तो हिसार में है, हिसार। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगर सवाल पूछ लिया जाए कि गुजरी महल की स्थापना किसने की थी, तो आप लोग को बताना है कि गुजरी महल का जो स्थापना किए थे वो किए थे फिरोज शाह तुगलक ने किए थे। कौन किए थे, तो फिरोज शाह तुगलक ने गुजरी महल की स्थापना किए थे। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में प्रतापगढ़ फार्म स्थित है। सवाल को याद रखिएगा, सवाल कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में प्रतापगढ़ फार्म स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये झज्जर में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। सवाल कह रहा है कि हरियाणा की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। तो आपको याद रखना है कि ये सबसे बड़ी झील हो जाएगी दमदमा झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी में है, दमदमा झील। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ से सवाल पूछ सकता है कि कोटक झील आपको बताना है कि कोटक झील कहाँ स्थित है। तो आप लोग को बताना है कि कोटक झील हरियाणा के नूह मेवात जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है कोटक झील, तो हरियाणा के नूह मेवात जिले में ये झील स्थित है। दूसरा सवाल याद रखिएगा कि बड़खर झील कहाँ स्थित है। तो याद रखिएगा कि हरियाणा के फरीदाबाद जिले में स्थित है। कहाँ स्थित है, फरीदाबाद में स्थित है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था। सवाल कह रहा है कि महाभारत का प्रसिद्ध युद्ध कुरुक्षेत्र में कितने दिन तक चला था। तो आपको याद रखना है कि कितने दिन तक चला था, तो 18 दिन तक चला था। 18 दिन कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, पानीपत का तीसरा लड़ाई, सबसे पहले याद रखना है कि पानीपत का तीसरा लड़ाई कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। सवाल हमारा कह रहा है कि किनके बीच लड़ी गई थी। तो आपको याद रखना है कि ये लड़ी गई थी मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच। मराठों और अहमद शाह अम्बाली, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। यहाँ से याद रखिएगा कि पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ था और दूसरा युद्ध कब हुआ था। सवाल कोई सा भी पूछा जा सकता है, तो हम लोग सब कुछ देखते हुए चलेंगे। तो जो हुआ था, पहला युद्ध हुआ था कब, 1526 में हुआ था। दूसरा युद्ध कब हुआ था, 1556 में हुआ था। और तीसरा हुआ था 1761 में। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा कह रहा है, जल महल हरियाणा के किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है। सवाल कह रहा है कि जल महल हरियाणा के किस ऐतिहासिक शहर में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये नारनौला मेहरगढ़ में स्थित है। नारनौला जो कि कहाँ पड़ता है, मेहरगढ़ में पड़ता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा में कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएगा पिंजौर पंचकुला में स्थित है। कहाँ स्थित है, पिंजौर पंचकुला में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, हरियाणा में राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। आप लोगों को बताना है कि हरियाणा में राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। हम लोग हरियाणा जीके पे ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि 25 जीके हमारा सिर्फ हरियाणा जीके से पूछा जाएगा। तो हम लोग क्लास के अंदर सबसे पहले 25 जीके का क्वेश्चन देखेंगे जो कि आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए कि हरियाणा में राष्ट्रीय मानसिक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है। तो आपको याद रखना है कि ये मानसेर गुरुग्राम में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 20 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे। सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि हरियाणा विकास पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा चौधरी बंसीलाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 21 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय केयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बताना है कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय केयू की स्थापना किस वर्ष हुई थी।
तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है 1956 में हुई थी। अगला सवाल पूछ ले जाए कि कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, तो आपको याद रखना है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा इसकी उद्घाटन की गई थी। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय की उद्घाटन किसके द्वारा की गई थी, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा की गई थी। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा है। अब देखिए यहाँ से इंपॉर्टेंट प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो आपको याद रखना है कि इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री कब बने थे, तो 1966 में इंदिरा गांधी भारत के प्रधानमंत्री बने थे। दूसरा सवाल याद रखिएगा कि पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था, तो आपको बताना है कि पहला पृथ्वी दिवस 1970 में मनाया गया था। पहला पृथ्वी दिवस कब मनाया गया था, तो 1970 में। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है हरियाणा का राज खेल कौन सा है। सवाल कह रहा है कि हरियाणा का राजकीय खेल कौन सा है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन में है कुश्ती, कबड्डी, हॉकी या फिर क्रिकेट। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि हरियाणा का राज खेल कौन सा है। तो याद रखना है कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में है कुश्ती। कुश्ती है जो कि हरियाणा का राज्य खेल है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। इस टाइप का जितने भी सवाल आ रहे हैं वन जीव से रिलेटेड उसको अपने माइंड में सेट कर लीजिए। सवाल यहाँ से पूछा जाएगा कि वीर शिकारगढ़ वन्यजीव अभयारण्य हरियाणा के किस जिले में स्थित है। ऑप्शन में है पंचकुला, सिरसा, रेवाड़ी या फिर झज्जर। तो आपको याद रखना है कि ये हो जाएंगे पंचकुला में, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, करण झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। सवाल को याद रखिएगा कि करण झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है। तो आपको याद रखना है कि यह करनाल जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 25 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था। सवाल को याद रखिएगा कि हरियाणा में प्रथम कैंसर संस्थान कहाँ स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये किया गया था बाड़सा झज्जर में, बाड़सा झज्जर, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है हरियाणा का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि हरियाणा का पेरिस किस शहर को कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि हरियाणा का पेरिस करनाल को कहा जाता है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। करनाल को हरियाणा का पेरिस कहा जाता है। सवाल को याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा है भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि ये गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है, तो गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है, यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 28 नंबर हमारा प्रश्न है नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। बताना है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है। क्या स्थित है आप लोग को बताना है। तो याद रखिए सतपुरा पहाड़ी स्थित है, सतपुरा श्रेणी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सतपुरा श्रेणी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारकालीन का उद्गत पर्याय किसको कहा जाता है। सवाल कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारकालीन का उग्रदूत पर्याय किसे कहा जाता है। सवाल इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर मनमोहन सिंह। याद रखिएगा भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारकालीन का अग्रदूत पर्याय किसे कहा जाता है, तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए 30 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है शुद्ध निवेश एवं मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। सवाल कह रहा है कि शुद्ध निवेश एवं मूल्यह्रास का योग निम्नलिखित में से क्या कहलाता है। तो आपको याद रखना है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सकल निवेश, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सकल निवेश कहलाता है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर। यह भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है। ऑप्शन है गुवाहाटी, बस्तर, भोपाल या फिर चेन्नई। तो आपको याद रखना है कि ये भोपाल में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पे है, तो ये हो जाएगा भोपाल। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए
32 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, विश्व बैंक ने हरियाणा में नहरी ढांचों और जल संरक्षण को आधुनिक बनाने के लिए किस प्रोजेक्ट हेतु इतना का वित्तीय सहायता स्वीकृत किया। आपको बताना है कि जल संरक्षण को आधुनिक बनाने के लिए किस प्रोजेक्ट हेतु इतना का सहायक स्वीकृत किया गया था। याद रखिएगा, सवाल इंपॉर्टेंट है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जल संरक्षित हरियाणा प्रोजेक्ट। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, कल सुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि कल सुबाई शिखर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित है। ऑप्शन है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश या फिर हिमाचल प्रदेश। तो आपको याद रखना है कि ये महाराष्ट्र में स्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, वर्ष 2026 में आयोजित इतना सूर्यकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में हुआ था। सवाल को याद रखिएगा। सवाल कह रहा है कि वर्ष 2026 में आयोजित सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेले का आयोजन हरियाणा के किस जिले में हुआ था। यानी कि एक मेला लगा था जिसका नाम है अंतर्राष्ट्रीय आत्मनिर्भर शिल्प मेला। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ लगा था। तो ये लगा था फरीदाबाद में, फरीदाबाद, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, श्रमिकों और नियोक्ताओं को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया। सवाल को याद रखिएगा। सवाल कह रहा है कि श्रमिकों एवं नियोक्ताओं को डिजिटल रूप से जोड़ने के लिए हरियाणा सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो आपको याद रखना है कि कौन सा ऐप लॉन्च किया गया था। तो श्रमिक मित्र ऐप एक लॉन्च किया गया था। देखो श्रमिक मित्र, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सवाल को याद रखना है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र स्थापित किया गया था। सवाल को याद रखिएगा। सवाल कह रहा है कि हरियाणा के किस जिले में राज्य का पहला किसान नहरी पानी सहायता केंद्र स्थापित किया गया था। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ किया गया था। तो कैथल में किया गया था। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का राज्य अधिक प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई है। सवाल कह रहा है कि पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना को राज्य में अधिक प्रभावी बनाने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सी योजना लागू की गई थी। सवाल को याद रखना है। तो कौन सा योजना लागू की गई थी। तो याद रखना है कि कौन सी योजना हो जाएगी, सौर ऊर्जा प्रोत्साहन योजना। ऑप्शन नंबर बी में है सौर ऊर्जा प्रोत्साहन ऊर्जा, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि सदाचार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। सवाल इंपॉर्टेंट है। बताना है कि सदाचार का जो संधि विच्छेद होगा वो इनमें से कौन सा होगा। तो आपको याद रखना है कि सदाचार ऐसे होता है। देखिए मैं आपको करके बताता हूँ। सत्य आधा त होता है प्लस आचार होता है आचार। देखिए ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगर पूछ ले जाए कि ये कौन सा संधि है तो आप लोग को याद रखना है कि ये एक प्रकार का व्यंजन संधि है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, चौराहा शब्द में कौन सा समास है। समास से प्रश्न आ चुका है कि चौराहा शब्द में कौन सा समास है। तो आपको याद रखना है कि चौराहा जो शब्द है उसमें दिग्गु समास है, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ से सवाल अगर पूछ लिया जाए कि द्वंद्व समास कैसे आप लोग पहचानेंगे। सवाल तो यहाँ से भी पूछ सकता है और चाहे सवाल यहाँ से भी पूछ सकता है। तो द्वंद्व समास पहचानने का तरीका मैं आप लोग को बता देता हूँ। देखो अगर दोनों पद प्रधान हो तो आप लोग समझ जाइए कि द्वंद्व समास हो। दोनों पद क्या हो, दोनों पद अगर प्रधान हो तो आप लोग समझ जाना कि वो द्वंद्व समास है। अगर बहुब्रीहि से कोई शब्द दिया है तो उसको कैसे पहचानना। देखो दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे अर्थ का बोध कराता हो, यानी कि दोनों पद प्रधान ना होकर किसी तीसरे का अर्थ बोध कराता हो, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास पहचान लेंगे। समझिए मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूँ कि दोनों पद प्रधान ना होकर कि किसी अर्थ का बोध कराता हो, उसे हम लोग बहुब्रीहि समास पहचानेंगे। चलिए अगला नंबर प्रश्न हमारा है, अंबर का विलोम शब्द क्या होगा। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है कि अमर शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है।
ऑप्शन में है धारा, अवली, पताल, आकाश या फिर बादल। तो आपको याद रखना है कि जो अंबर का विलोम शब्द हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धारा प्लस अवनी। धारा प्लस अवनी हो जाएगा अंबर का विलोम शब्द। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आकाश का विलोम शब्द पूछ लिया जाए तो आपको क्या बताना है कि आकाश का विलोम शब्द होता है, एक होता है पताल, पताल हो जाएगा, और एक होता है पृथ्वी। ये दोनों क्या है, ये आकाश का विलोम शब्द है। सवाल को याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। सवाल कह रहा है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। ऑप्शन है अपमम, अद्वैत, अलौकिक या फिर ज्ञानी। तो आप लोग को बताना है कि जिसकी उपमा ना दी जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होता है, तो उसके लिए होता है अनुपम। यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जिसकी उपमा ना दी जा सके उसे हम अनुपम कहते हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए में। चलिए 42 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द को चयन कीजिए। यानी कि बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द शुद्ध लिखा हुआ है। 3 शब्द है जो कि अशुद्ध है, बाकी एक शब्द है जो कि शुद्ध है। तो आप लोग को बताना है कि उज्जवल कौन सा शब्द शुद्ध लिखा गया है। तो देखिए उज्जवल कैसे लिखा जाता है, ऊ लिखाता है, फिर आधा ज लिखा जाता है, फिर लिखा जाता है पूरा ज, और फिर व अल्लाह। देखिए ऊ आधा ज, पूरा ज, व ल। देखिए ऑप्शन नंबर बी में है, आधा ज ही होता है, दोनों में आधा ज ही होगा। तो याद रखिएगा उज्जवल इस तरीके से लिखा जाता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 43 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जल का परिवाचिक नहीं है। बताना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो कि जल का परिवाची शब्द नहीं है। तो आपको याद रखना है कि इसमें से समीर है जो कि जल का परिवाची शब्द नहीं है। ये किसका परिवाची शब्द है, तो आपको याद रखना है, समीर का अर्थ हवा होता है, समीर का अर्थ हवा होता है, तो ये जल का परिवाची शब्द नहीं है। यानी कि राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी आप लोग को जल का भी परिवाची शब्द याद रखना है। सवाल पूछा जा सकता है कि जल का परिवाची शब्द क्या होगा। यहाँ पे पूछा गया है कि जल का परिवाची शब्द कौन सा नहीं है। तो आपको याद रखना है कि जो समीर है वो जल का परिवाची शब्द नहीं है। बाकी नीर हमारा जल का परिवाची शब्द हो जाएगा, तोय हमारा जल का परिवाची शब्द हो जाएगा, अम्बा, ये तीनों हमारा जल का परिवाची शब्द है, याद रखिएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न है, अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सवाल को याद रखना है कि अंगूठा दिखाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है। तो आपको याद रखना है कि समय पर धोखा देना या मना करना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब हमारा 45 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। सवाल कह रहा है कि MS वर्ड में किसी टेक्स्ट को कट करने के लिए किस शॉर्टकट का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि किस कंट्रोल प्लस एक्स का उपयोग किया जाता है। कंट्रोल प्लस एक्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी में है कंट्रोल प्लस एक्स। MS वर्ड में किसी भी टेक्स्ट को कट करने के लिए हम लोग शॉर्टकट कंट्रोल प्लस एक्स का प्रयोग करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 46 नंबर हमारा प्रश्न है, कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल आमतौर पर कहाँ स्टोर होती है। सवाल को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है कि कंप्यूटर में डिलीट की गई फाइल आमतौर पर कहाँ स्टोर होती है। तो आपको याद रखना है कि ये कहाँ स्टोर होती है, तो ये रिसाइकिल बिन में स्टोर होती है। रिसाइकिल बिन यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी में है। सवाल को याद रखना है। चलिए 47 हमारा प्रश्न है, MS एक्सेल में किसी फॉर्मूलों को शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। सवाल कह रहा है कि MS एक्सेल में किसी फॉर्मूलों को शुरू करने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है हच, एडरेट, परसेंटेज या फिर इक्वल। तो आपको याद रखना है कि MS एक्सेल में किसी भी फॉर्मूला को शुरू करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, इस वाले सिंबल को। यानी कि राइट आंसर ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए 48 नंबर हमारा प्रश्न है, वेब ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस की का उपयोग करते हैं। ये भी सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि वेब ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश करने के लिए किस की का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन है F2, F5, F7 या फिर F11। तो आपको याद रखना है कि वेब ब्राउज़र में पेज को रिफ्रेश करने के लिए हम लोग F5 का प्रयोग करते हैं। देखिए F5 ऑप्शन नंबर बी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 49 हमारा प्रश्न क्या कह रहा है,
इंटरनेट पर सुरक्षित संचार के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। सवाल को याद रखना है कि इंटरनेट पर सुरक्षित ब्राउजिंग करने के लिए किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि HTTPS का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। बताना है कि इनमें से कौन सा है जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑप्शन है गूगल क्रोम, विंडो 11, विंडो MS एक्सेल या फिर टैली। तो बताना है कि इनमें से कौन सा एक ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण है। तो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम हो जाएगा विंडो 11। ऑप्शन नंबर बी में है विंडो 11, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बाकी क्रोम ब्राउज़र हमारा एक ब्राउज़र है जो कि सर्चिंग इंजन है, ध्यान रखिएगा। चलिए 51 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ईमेल भेजते समय BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। सवाल कह रहा है कि ईमेल भेजते समय BCC का फुल फॉर्म क्या होता है। सवाल को याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि BCC का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 52 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि किसी संख्या के इतना % को इतना घटाने पर इतना प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व करके आप लोग इसका आंसर इतना लाइएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, एक व्यापारी ने एक वस्तु को इतना में खरीदा और उसे इतना में बेच दिया तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। सवाल आ चुका है लाभ प्रतिशत से कि इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया तो इसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो इसका जो लाभ प्रतिशत आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसको आप लोगों को मैं सॉल्व करने के लिए बताता हूँ क्योंकि इस तरीके का सवाल आपसे पूछा जाएगा। सवाल हमारा सबसे पहले क्या कह रहे हैं, एक व्यापारी ने एक वस्तु इतना में खरीदा और इतना में बेच दिया। तो देखिए इसको ऐसे सॉल्व कीजिएगा, इतना माइनस इतना, इसको कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, इतना हो जाएगा। फिर आप लोग को अब इतना देखो, इतना याद रखिएगा कितना 200 है, इसको घटाने से हमारा कितना आ जाएगा 200 आ जाएगा। चलिए 200 तो आ गया हमारा, 200 याद रखना है, 200 हो गया। अब देखिए कितना कह रहा है, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए कह रहा है ना, तो लाभ प्रतिशत बराबर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करेंगे, हमारा 200 आया था, 200 कर लेंगे, फिर बटे में 800 कर लेंगे, 800 कर लेंगे, फिर आप लोग को इनटू ऐसे करना है एंड 100 करना है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, इसका सॉल्व करके आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 25% आ जाएगा। मैंने आप लोग को तरीका बताया, इस तरीके से सॉल्व कीजिएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा। चलिए 54 नंबर हमारा प्रश्न है, 12, 18, 24 का एलसीएम क्या होगा। सवाल सिंपल है, आप लोग को बताना है कि 12, 18 और 24 का एलसीएम क्या होगा। तो देखिए इसका क्या होगा, 12 का हम लोग करेंगे तो 2 × 3 कर लेंगे, फिर 18 का कितना कर लेंगे 2 × इतना कर लेंगे, फिर हमारा कितना है 24, तो 24 का कर लेंगे कितना हम लोग 2, 3 × 3। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, देखिए अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा हमारा 2 के पावर 3 × 3 के पावर 2 × 8 × 9। अब हम लोग सबका मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 72। आप लोग सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी 72 आ जाएगा। सिंपल सवाल है, इसी तरीके से सॉल्व करना है। चलिए 55 नंबर हमारा प्रश्न है, क्रमागत सम संख्या का औसत इतना है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी होगी। बताना है कि क्रमागत सम संख्या का औसत इतना है तो इनमें से बड़ी संख्या कौन सी है। तो आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 28। देखिए इसको कैसे सॉल्व करना है, सवाल कह रहा है कि क्रमागत सम संख्याओं का औसत इतना है तो इनमें सबसे बड़ी संख्या, तो देखिए हमारा कितना हो जाएगा 20 हो गया, 22 हो गया, 24 हो गया, 26 हो गया, 28 हो गया, ये हमारा हो गया सम संख्या। अब हमारा सवाल कह रहा है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो सिंपल सा प्रश्न है, सबसे बड़ी संख्या हमारा 28 हो जाएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा 28, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या करे कि ए किसी काम को 10 दिन में तथा बी उसी 15 दिन में पूरा करता है तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखो ए कितना दिन में पूरा कर रहा है 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा करता है, तो सवाल कह रहा है कि दोनों अगर मिल जाएगा तो कितने दिन में काम को पूरा करेगा। तो देखिए इसको भी सॉल्व करने के लिए तरीका बताता हूँ। देखिए आपको सिंपल से याद रखना है ए × बी प्लस में ए + बी। अब आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा, उत्तर आ जाएगा। देखिए
इतना करना है, इतना, फिर कितना करना है, फिर 10 × 15 करना है। अब आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर ईजिली आ जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 दिन आ जाएगा। देखो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 6 दिन आ जाएगा। आप लोग इसको सॉल्व कीजिएगा तो सवाल को याद रखना इंपॉर्टेंट है। चलिए 57 नंबर हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त पद ज्ञात कीजिए। बताना है कि इनमें से लुप्त संख्या आपको बताना है। तो देखिए ये तो सिंपल है, देखना है कि यहाँ पे 2 + 4 करेंगे तो कितना होगा 6। इस तरीके से अब हम लोग आगे देखते हैं, 6 + 6 करेंगे तो कितना होगा 12। इस तरीके से अब हम लोग 12 + 8 करेंगे तो कितना होगा 20 हो जाएगा। 12 + 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा 20। इस तरीके से हम लोग 30 + 12 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 + 12 कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 42। देखो ऑप्शन नंबर सी में है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए 58 नंबर हमारा प्रश्न है, यदि कैट को कूट भाषा में 24 और DOG को 26 लिखा जाता है तो PIG का मान क्या होगा। सवाल इंपॉर्टेंट है, बताना है कि CAT को कूट भाषा में 24 और DOG को 26 लिखा जाता है तो PIG का मान क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे आप लोग सॉल्व कीजिएगा। PIG तो P हमारा हो गया, P कितने नंबर पे आता है, देखिए P हमारा आता है 16 नंबर पे, और I हमारा कितने नंबर पे, I हमारा 9 नंबर पे आता है, और G हमारा कितने नंबर पे आता है 7 नंबर पे। अब सबको आप लोग ऐड कर लीजिए, ऐड करने के बाद आ जाएगा कितना हो जाएगा, ऐड करने पे हो जाएगा हमारा 32। देखिए 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 और 9 कितना होगा 23। अब 23 और 23 + 9 आप लोग ऐड कीजिएगा तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 32 हो जाएगा। इस तरीके से मैंने जैसे बताया इस तरीके से सॉल्व करना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 32। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, जिस प्रकार विषाणु का संबंध रोग से है उसी प्रकार व्यायाम का संबंध किससे है। सवाल सिंपल है लेकिन इंपॉर्टेंट भी है। सवाल कह रहा है कि जिस प्रकार विषाणु का संबंध रोग से है उसी प्रकार व्यायाम का संबंध किससे है। तो सिंपल सा प्रश्न है, स्वास्थ्य से संबंध हो जाएगा, स्वास्थ्य से संबंध हो जाएगा व्यायाम का, यानी कि राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है, ए पुरुष का परिचय कराते हुए महिला ने कहा, इसकी माता मेरी पिता की इकलौती पुत्र है, वह पुरुष उसी महिला को किस प्रकार संबंधित है। तो आपको याद रखना है कि क्या संबंध हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पुत्र का संबंध हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में शब्द चुनिए। बताना है कि दिए गए विकल्पों में विषम शब्द चुनना है। इनमें से विषम शब्द कौन सा है, तो देखिए विषम हमारा हो जाएगा इसमें से आलू, बाकी सेब आम संतरा ये सब तीनों फल है, लेकिन आलू हमारा एक सब्जी है, तो हमारा विषम हो गया आलू, यानी कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए तो दोस्तों आज की इस क्लास के अंदर मैंने जितने भी प्रश्न लिए थे वो सारे ही प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट थे, तो हम लोगों ने सारे क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो क्लास आप लोग को कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और क्लास अच्छा लगा हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।